नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की स्पर्श भाग 1 का अध्याय पाठ संख्या 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका है बचेंद्री पाल। इस पाठ में हम जानेंगे कि बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट की यात्रा कैसे की और कैसे वो इसमें सफल हुई। सबसे पहले हम जानेंगे बचेंद्री पाल का जीवन परिचय। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में पप्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। जब उसने 10वीं कक्षा पास की तो उनके प्रिंसिपल उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके पिता को बुलाकर उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सहयोग दिया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया, यानी अपने भारत देश की वह पहली महिला है जिसने पर्वत शिखर की ऊंचाई को पार किया और अपने भारत को गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और उनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। कहने का मतलब छोटा भाई जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसको बोला जाता था कि तुम चढ़ सकते हो, लेकिन जब बचेंद्री चढ़ती थी तो उसको वहाँ से चढ़ने से रोका जाता था। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। कहने का मतलब हम अपने विचार में ये बात सोच लेते हैं कि लड़कियां कोई काम करने में सक्षम नहीं होती, यानी भारी या कोई कठिन कार्य करना हो जिसमें कठिन परिश्रम लगता हो तो उस काम को करने के लिए हम लड़कों को आगे करते हैं। अगर वो कार्य लड़कियां करती है तो हम सोचते हैं कि उससे ये कार्य नहीं होगा, हम उसको करने से पहले ही रोक देते हैं। तो इस धारणा के तहत उसको भी बुरा लगना वाजिब है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, यानी बचपन से ही वो चाहती थी कि पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़े। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, यानी इस प्रकार से कभी पहाड़ों पर वो अपना जीवन बिताते थे, कभी पहाड़ के नीचे तटीय क्षेत्र के पास में वो अपना जीवन बिताते थे। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गाँव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इस दौरान क्या हुआ कि उनको 5-6 मील उस पहाड़ की चढ़ाई पर जाना पड़ता विद्यालय के लिए और उतना ही उतरना पड़ता। तो ये एक बड़ी समस्या थी उनके सामने। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। यहाँ पर आप रेखांकित कीजिए, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन इसने क्या किया, एवरेस्ट अभियान चलाया और उस पर जाने के लिए एक खोज शुरू की कि कौन ऐसी महिला है जो वहाँ तक चढ़ सकती है। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। ये भी आप रेखांकित करें, 7,500 मीटर ऊंची चोटी थी, उसने उसको सफलता से पूरा किया। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। यानी हम अपने जीवन में कोई काम करें तो उसे कठिन समझकर पीछे नहीं हटें, हमें उस काम को कर दिखाना है। यह हौसला अपने मन में बनाए रखना, तभी हम उस काम को सफलता से और आसानी से पूरा कर सकते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस हमें करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। एक बार आप करोगे, बुरा लगेगा, हारोगे, नुकसान होगा, दुख होगा, आप पूरी तरह से हार भी सकते हो, लेकिन उस कार्य को जारी रखोगे, हिम्मत आप रखोगे तो वो आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगा और देर सवेर आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और इस काम का यह सबसे प्रमुख उदाहरण है बचेंद्री पाल का। तो हम उनसे सीख सकते हैं अपने जीवन में कि हमें भी हौसला हिम्मत रखनी है। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कमलबद्ध किया, यानी जो उसने इस यात्रा में अनुभव किया उस सब को उसने लिखाया, कमलबद्ध किया। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव के शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने की पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कि हम भी उनके साथ साथ कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं और जितनी भी बाधाएं, परिस्थितियां, दुखद घड़ी या जो भी खतरे आ रहे हैं उन्हें हम झेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप, जो कि कैंप बना हुआ है, वहाँ पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार
शेरपा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इस स्थान तथा यहाँ के आसपास के गांव के होते हैं। शेरपा जो लोग हैं, एक लोगों के समूह को कहा है, वो वहीं रहते हैं, तो वो वहीं उस आसपास के गांव के माने गए हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम, मैंने का अर्थ लेखिका के बारे में कह रही है, इसलिए यहाँ मैंने शब्द आया। तो वो कह रही है कि उसने सर्वप्रथम एवरेस्ट को वहीं से निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आप रेखांकित करें। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। ये प्लूम, ये फूल कैसे बनता है, इसे भी आप रेखांकित करें कि वहाँ 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति में जब हवा चलती है तब ये प्लूम बनता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। यहाँ दक्षिण पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ इस तरह का बर्फीला तूफान आता था, तो वो उनको सहन करना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। और ख़राब मौसम हो जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। यह के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। यानी मुझ में उसको पार करने का हौसला था, जोश था, और मैं बहुत उत्साहित थी और मैं पूरी तरह से तैयार थी कि कोई भी चुनौती आएगी तो मैं उसका सामना कर सकती हूँ। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो बर्फ़ के खंड के गिर जाने को कहते हैं हिमस्खलन। तो उसका कहना है कि जब हिमस्खलन हुआ तो उसको समाचार मिला, सूचना मिली दुखद, कि शेरपा कुली जो वहाँ के थे उनकी मृत्यु हो गई है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहुत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 सरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यानी वो पूरी तरह से वो इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार होते हैं। उपनेता प्रेमचंद, यहाँ उन दल का एक उपनेता है जिसका नाम है प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल के बारे में हमने बताया कि वो पहले से ही वहाँ सफाई के लिए जा चुका था, तो वहाँ उस दल का नेतृत्व उपनेता कर रहे थे प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 किलोमीटर का है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित करके सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ग्लेशियर क्या है? एक बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। ये सारी सूचनाएं उन्होंने दे दी थी। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ का गिरना जारी है, इसलिए कोई भी समस्या कभी भी हो सकती है और जो उन्होंने तैयारी की है हो सकता है उनको दोबारा करना पड़े। बेस कैंप में पहुँचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। यह भी दुखद खबर उनको वहाँ मिली। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, निश्चित दूरी थी, दूर से वो देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं बहुत चमकी होकर खड़ी रह गई। एवरेस्ट लोहद से नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित खंड से गिरना ही था। इसे आप रेखांकित करें। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, यानी जब नदी के बहने से बर्फ वहाँ से गिरने लगते हैं, उसकी जो जगह है वहाँ से सरक जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे वहाँ की जो स्थिति है वो खतरनाक हो सकती है। सीधी धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विरध में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान
हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी लगभग 1 दर्जन जो आरोही हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो कूली हैं, उनको वो इस तरह से परेशान या मुसीबत में डालता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता, अब वहाँ उनको कौन मिलती है? डॉक्टर मीनू मेहता मिलती है। उन्होंने बैजेंद्री को समझाया कि कैसे एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाया जाता है। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देना, ये सारी बातें मीनू मेहता ने उन सबको समझाई। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। उस समय हम चढ़ाई के लिए तैयार थे कि हमें पता है कि वो दिन उस चढ़ाई में लग जाएगा, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, यानी हम कैंप को सूचित कर रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं, एक बैजेंद्री स्वयं और दूसरी रीता गोंगू। अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिरसा अनंतः साउथ कोल पहुंच गए। 29 अप्रैल 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी, यानी हम संतुष्ट थे कि उन्होंने वहां पहुंचकर कैंप 4 की तैयारी कर ली है। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात का विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली की बातचीत की जाए, यानी उन लोगों से उनकी बातचीत हो जाए। जब मेरी बारी आई, यानी मेरी बातचीत उनसे होने लगी, तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, यानी अभी अभी नई नई सीखी हुई हूँ, पहले से अनुभवी नहीं हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। यानी जब वो शिखर पे पहुंचे उससे पहले उनको कितनी बार एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ी? 7 बार उनको वहां तक जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुँच जाना चाहिए, यानी पहले ही प्रयास में तुम सफल हो जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नॉयलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग और तशारिंग मेरे तंबू में थे। डीएन शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। यहाँ इस पाठ के शब्दार्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसके दूसरे भाग में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।